नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 26 मई 2023 के करंट अफेयर्स एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। ठीक ठाक अमाउंट में आज न्यूज़ है दोस्तों, आप समझ लीजिए 8 से 9 तो केवल आज न्यूज़ेस हैं और 4 एडिटोरियल मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। सारे एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से हर चीज़ को यहाँ पे कवर किया जाएगा, उससे रिलेटेड स्टैटिक इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले बता दूं दोस्तों, इस पर्टिकुलर लेक्चर की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी अवेलेबल करवा दी गई है। तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की PDF मिल जाएगी। जो लोग मेरी ऐप इस्तेमाल करते हैं हर्षित द्विवेदी एजुकेशन, वो ऐप में भी स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाके इस पर्टिकुलर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज की जो पहली न्यूज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑल इन वन पॉलिसी प्लान टू स्प्रेड इंश्योरेंस इन इंडिया। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी यहां पे कुछ इनोवेशंस कर रही है और इस इनोवेशन के चलते एक ऐसा अफोर्डेबल प्रोडक्ट बनाने की बात की जा रही है कि एक ही पॉलिसी में आपको हेल्थ, लाइफ, प्रॉपर्टी, एक्सीडेंट, हर प्रकार का इंश्योरेंस यहां पे मिल जाए। देखिए, ओवरऑल देखा जाए तो इंश्योरेंस एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, ओवरऑल कहीं पे किसी का एक्सीडेंट हो गया, अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो पैसों की मदद मिल जाती है और आपको पता है कि पैसों की मदद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मल्टी प्रॉन्ग चेंजेस क्या किया जा रहा है, अ न्यू बंडल्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट बीमा विस्तार टू प्रोवाइड लाइफ, हेल्थ, एक्सीडेंट एंड प्रॉपर्टी कवर। एक सिंगल सिंपल पॉलिसी के थ्रू लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस सब कुछ दिया जा रहा है। ओके, फिर एक बीमा सुगम प्लेटफॉर्म की बनाने की यहां पे बात की जा रही है, जो कि वन स्टॉप शॉप की तरह काम करेगा कस्टमर्स के लिए। ये इंश्योरर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स दोनों को लिंक कर देगा। डिजिटल हेल्थ रजिस्ट्रीज को इस बीमा सुगम प्लेटफॉर्म के साथ अटैच किया जाएगा। तो कल की डेट में ओवरऑल किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की मृत्यु हो जाती है और वो मृत्यु रेगुलेटरी अथॉरिटीज द्वारा रिपोर्ट कर दी जाती है इस बीमा सुगम प्लेटफॉर्म में, तो ऑटोमेटिकली जिसने इंश्योरेंस ले रखा है उसकी इंश्योरेंस की पॉलिसी प्रोसेस हो जाएगी और पैसा जो भी नॉमिनी है उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। वैल्यू एडेड सर्विसेज यहां पे इंश्योरेंस बेच पाएंगे। फॉर एग्जांपल, आप एक हेल्थ स्कीम के साथ एक योगा क्लास बंडल करके बेच सकते हो, मतलब इनोवेटिव तरीके से आप अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हो। ठीक है ना। अब योगा क्लास का सीधे सीधे इंश्योरेंस स्कीम से कोई लेना देना नहीं है, बट आप इंश्योरेंस स्कीम खरीद रहे हो, साथ साथ एक योगा क्लास खरीद रहे हो, तो एक यंग कोई लड़का लड़की है जो कि फिटनेस पे बहुत ध्यान देना चाहता है, तो उस योगा के सब्सक्रिप्शन के चक्कर में वो इंश्योरेंस भी ले लेगा। ओके, और जो कहीं ना कहीं उसके बेनिफिट का ही है। फिर ओवरऑल वुमेन लेड यहां पे इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन हो, इसलिए हर ग्राम सभा के अंदर वुमेन प्रचारक भेजी जाएंगी इस कैंपेन को लीड करने के लिए और इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को बांटने के लिए। और राज्य की सरकारों को ओपन किया जाएगा इंश्योरेंस कमिटीज बनाने के लिए और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में कवरेज को बढ़ाने के लिए। तो इंडिया का जो इंश्योरेंस रेगुलेटर है, अगर इसके प्लान्स फ्रक्टिफाई हो जाते हैं तो इंश्योरेंस हमारे देश के घरों के लिए बहुत जल्दी अफोर्डेबल हो जाएगा और एक सिंगल पॉलिसी के थ्रू हर प्रकार का इंश्योरेंस यहां पे लोगों के पास अवेलेबल होगा। उसके साथ साथ यहां पे इंश्योरेंस बेचने वालों को यह लेवरेज भी दी जा रही है कि वो वैल्यू एडेड सर्विसेज बेच सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल योगा का सब्सक्रिप्शन मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। तो इन वैल्यू एडेड सर्विसेज के थ्रू आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज को थोड़ा और अट्रैक्टिव बना सकते हो। देखा जाए तो अभी के लिए जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है इंडिया के अंदर वो काफी कमजोर है। तो बेसिकली ये जो IRDA है, ये एक नए बंडल्ड प्रोडक्ट के थ्रू ओवरऑल सिटीजंस को एक प्रोडक्ट खरीद के मल्टीपल प्रकार की प्रोटेक्शन देने की कोशिश कर रहा है। और खास बात दोस्तों ये कि सिर्फ इंश्योरेंस की स्कीम बेचनी नहीं है, जब इंश्योरेंस की स्कीम को अवेल करना है उस पर्टिकुलर सिटीजन को, तो वो एक्सपेडाइट कर सके अपने क्लेम्स को। एक्सपेडाइट करने का मतलब है कि जब उसको क्लेम की जरूरत पड़ी तो कुछ घंटे या मैक्सिमम एक दिन में उसको क्लेम मिल जाए। उस पर हम लोग थोड़ी देर में जाते हैं। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA का यह बोलना है कि अगर ये सारे चेंजेस ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट हो जाते हैं तो देश में 1.2 करोड़ और नौकरियां क्रिएट होंगी। तो यूपीआई लाइक मूवमेंट, जैसे यूपीआई में क्या होता है दोस्तों, यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस, चाहे कोई भी बैंक का अकाउंट हो, फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल का अकाउंट PNB में, दूसरे का HDFC में है, मान लो एक्सिस बैंक में, तो पहले PNB के इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल पे जाओ, आप पर्टिकुलर किसी पेयर को रजिस्टर करो, फिर OTP आएगा, फिर 24 घंटा लगेगा। यूपीआई में क्या है कि PNB की यूपीआई पोर्टल में सीधे आपने HDFC या एक्सिस बैंक वाला यूपीआई आईडी डाली, पैसा खटाक से ट्रांसफर मारा, तुरंत पैसा क्रेडिट हो जाएगा उसके अकाउंट में। कुछ ऐसा ही यहाँ इंश्योरेंस में करने की कोशिश की जा रही है। एक इंश्योरेंस स्कीम के थ्रू अलग अलग प्रकार के इंश्योरेंस बेचे जा रहे हैं और ओवरऑल जब इंश्योरेंस के क्लेम को सेटल करने की बात आएगी तब भी ओवरऑल ये जो बीमा सुगम प्लेटफॉर्म है ये इंटीग्रेट करेगा इंश्योरर्स को और डिस्ट्रीब्यूटर्स को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। और इसी पर्टिकुलर
प्लेटफॉर्म को जो इंश्योरेंस की पॉलिसी की बेनिफिट को क्लेम करने वाले लोग हैं वो अपनी सर्विस रिक्वेस्ट डाल सकते हैं और अपने क्लेम्स का सेटलमेंट ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो बीमा विस्तार प्रोडक्ट है वो मैंने आपको बता दिया, बंडल प्रोडक्ट है, लाइफ, हेल्थ, प्रॉपर्टी, कैजुअलिटीज, एक्सीडेंट, हर प्रकार का। यहां पे सर्वेयर्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ओवरऑल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन पोर्टल पे, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट हुआ तो जो एक्सीडेंट ट्रैफिक पुलिस है उसकी एक रिपोर्ट हो जाती है कि हाँ भाई एक्सीडेंट हुआ था, इसमें ये नुकसान हुआ था, तो उस रिपोर्ट की बिना पे ही आपका जो पॉलिसी क्लेम है वो प्रोसेस हो जाएगा। उसके लिए सर्वेयर को आपके घर पे आना और 10 तरीके के सवाल पूछना, ये सब करने की यहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लस साथ साथ जो इंश्योरेंस स्कीम खरीद रहा है उसके बैंक अकाउंट से इंश्योरेंस का प्रीमियम पेमेंट ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाए, इसकी सुविधा भी प्रोवाइड की जा रही है किसको? बैंक को। फिर यहां पे जो बीमा वाहक है, ठीक है, बीमा वाहक मतलब ओवरऑल वो लोग जो कि गांव-गांव, घर-घर जाके इंश्योरेंस स्कीम को बेचेंगे। यहां पे एक वुमेन सेंट्रिक वर्कफोर्स को बनाए जाने की बात की जा रही है। फिर भाई बहुत से राज्य अपनी बर्थ और डेथ रजिस्ट्रीज को डिजिटाइज कर रहे हैं। तो जब आप बर्थ और डेथ रजिस्ट्रीज को डिजिटाइज करोगे तो बेसिकली अगर डेथ हुई और वो रजिस्ट्री में अपडेट हो जाता है कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की डेथ हो गई, तो उसके अगेंस्ट जितने भी पॉलिसी क्लेम्स हैं वो इस बीमा सुगम पोर्टल के थ्रू ऑटोमेटिकली प्रोसेस होंगे। किसी पॉलिसी होल्डर को सर्वेयर को बुला के सर्वे करा के उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट करा के अमाउंट क्लेम करो, वो सब की फॉर्मेलिटीज कम हो जाएगी। तो इस सब प्रोसीजर से ओवरऑल अगर आप देखोगे तो बैंक अकाउंट में पैसा 6 से 8 घंटे में पहुंच सकता है। जैसे आप पॉलिसी क्लेम करते हो मैक्सिमम 1 दिन में पैसा बैंक अकाउंट में पहुंचना चाहिए। मतलब ओवरऑल पॉलिसी क्लेम्स को सेटल करना अपने आप एक मुश्किल टास्क होता है, उस टास्क को फास्टन करने की कोशिश की जा रही है। इससे होगा क्या कि इंश्योरेंस कवर 2047 तक देश में सबको प्रोवाइड किया जाए, हम इस बात को इंश्योर कर सकते हैं। सीधी बात है दोस्तों, आज की डेट में बहुत सारे लोग इंश्योरेंस सिर्फ इसलिए नहीं लेते क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि एक बार हमने इंश्योरेंस ले लिया और जब हमें जरूरत पड़ेगी हम जाके मांगेंगे तो हमारे इंश्योरेंस क्लेम जल्दी सेटल नहीं होंगे। तो यहां पे भरोसा दिलाने की कोशिश की जा रही है कि हाँ भाई आपके भी इंश्योरेंस क्लेम जल्दी सेटल होंगे, हम कुछ घंटों में आपके इंश्योरेंस क्लेम को सेटल करेंगे। उसके साथ साथ राज्य की सरकार डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्लान्स बनाएगी ओवरऑल इस प्रकार की एक्टिविटीज को। मतलब केंद्र की सरकार ने राज्य की सरकारों से बोला है कि आप राज्य की सरकार के लेवल पे इनोवेटिव तरीके से अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को बेचने की कोशिश कीजिए। खास बात दोस्तों यहां पे यह है कि निचे इंश्योरेंस जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक पर्टिकुलर कंपनी है वो केवल कार का इंश्योरेंस बेचती है, कोई एक पर्टिकुलर कंपनी है जो कि मान लो कहो हेल्थ का इंश्योरेंस बेचती है। तो इन सारे इंश्योरेंस प्लेयर्स के जो भी आप कह लो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं उनको ओवरऑल इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कंबाइन करके कंसोलिडेट करके एक फुल बंडल्ड प्रोडक्ट यहां पे बनाएगा। तो जरूरी नहीं है कि एक इंश्योरर को सारे प्रोडक्ट्स देने की जरूरत है, वो अपने मन का भी प्रोडक्ट दे सकता है और उसको बंडल करके बेचना इरडा की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो आई होप इस टॉपिक में हम लोग ने इनफ डिस्कस कर लिया है। आगे चलते हैं। तमिलनाडु से दोस्तों एक न्यूज निकल के आ रही है कल, परसुएड अमूल नॉट टू प्रोक्योर मिल्क फ्रॉम तमिलनाडु, स्टालिन टू अमित शाह। देखिए यहां पे ऑपरेशन व्हाइट फ्लड के बारे में भी कुछ जानेंगे। अभी ये पर्टिकुलर मुद्दा अमूल वर्सेस कर्नाटका मिल्क फेडरेशन में भी उठा था। हुआ यह है दोस्तों कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन साहब ने यूनियन मिनिस्टर अमित शाह साहब से बोला है कि भैया आप अमूल को बोलिए कि वो आविन के मिल्क शेड इलाके से मिल्क को प्रोक्योर ना करें। देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो अमूल की पेरेंट ब्रांड है, पेरेंट ब्रांड कौन सी है इसकी? तो इसकी पेरेंट ब्रांड है आपकी गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। अब इस पेरेंट ब्रांड के पास मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव लाइसेंस है, मतलब अमूल देश के अलग अलग हिस्सों में जाके ओवरऑल मिल्क के प्रोसेसिंग सेंटर्स खोल सकता है, चिलिंग सेंटर्स खोल सकता है और ओवरऑल वहां के लोगों से मिल्क खरीद के उसको प्रोसेस करके ऑल इंडिया बेच सकता है। इनफैक्ट उस पर्टिकुलर जगह पे ही बेच सकता है। तो चाहे कर्नाटका हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे ओवरऑल आंध्र प्रदेश हो, चाहे केरला हो, इन जगहों पे जाके जो अमूल वाले हैं वो अमूल वाले अपने चिलिंग सेंटर खोल सकते हैं, अपने ओवरऑल मिल्क प्रोसेसिंग सेंटर्स खोल सकते हैं। वहां का मिल्क शेड मतलब वहां की जो लोकल कम्युनिटीज जो कि मिल्क बेचती हैं उनसे मिल्क खरीद सकते हैं और उसको प्रोसेस करके उन इलाकों में बेच सकते हैं। खास बात दोस्तों यहां पे ये है कि हर विलेज के अंदर एक विलेज मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। तो अमित शाह साहब यहां पे बता रहे हैं कि तमिलनाडु के अंदर 9673 मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि रूरल इलाकों में ऑपरेट कर रही है। ये प्रतिदिन 35 लाख लीटर मिल्क प्रोड्यूस करते हैं और इसको 4.5 लाख लोग देते हैं आके, मतलब जिनके पास गाय भैंसे वगैरह होती होंगी। तो ये जो मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं इनको प्रॉपर रिम्यूनरेटरी और यूनिफॉर्म प्राइसेस दिए जाते हैं और ये ज्यादातर मिल्क खरीदता कौन है? आविन खरीदता है।
तमिलनाडु का ये जो कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड है ये खरीदता है। अब जो मिल्क ये आविन खरीद रहा था, तमिलनाडु का कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन खरीद रहा था, ये अब अमूल खरीद रहा है। तो आविन वाले के पास मिल्क की कमी हो सकती है। तो स्टालिन साहब ये बोल रहे हैं कि भाई देखिए, अपने अपने स्टेट्स में कोऑपरेटिव मिल्क के अपने अपने एफिशिएंट तरीके से काम कर रहे हैं, आप जबरदस्ती बाहर की किसी एंटिटी को तमिलनाडु के अंदर एंट्री मत करने दीजिए। ये स्टालिन साहब यहां पे अमित शाह जी से बोल रहे हैं। तो बेसिकली अमित शाह जी से बोल रहे हैं कि अमूल को बोलिए कि आप तमिलनाडु के अंदर मत आओ। अब देखिए, अगर अमूल के पास मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव लाइसेंस है तो टेक्निकली तो वो तमिलनाडु के अंदर एंट्री मार सकता है। और अगर तमिलनाडु की विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटीज अपना मिल्क अमूल को बेचती हैं तो उनको रोक नहीं सकता कोई बेचने से। मतलब ये मोनोपोली नहीं स्थापित की जा सकती राज्य की सरकार के द्वारा कि आप आविन को ही अपना मिल्क बेचोगे, अमूल को नहीं बेचोगे। ये जो मिल्क सेलर्स हैं ये फ्री है कि वो ओवरऑल किसी भी कोऑपरेटिव को अपना मिल्क बेच सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पे एक और प्रॉब्लम है, कल की डेट में अमूल आज की डेट में महंगा दूध खरीद के कल उसको आप कह लो, मतलब आज की डेट में महंगा दूध लोग खरीद ले और कल की डेट में मार्केट को मोनोपोलाइज करके तमिलनाडु के अंदर ही सिर्फ सस्ता ही दूध खरीदे, ये भी हो सकता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं, यहाँ पे कॉर्पोरेट की बात नहीं हो रही, मैं बस आपको बिजनेस स्ट्रेटजी के बारे में बता रहा हूँ। कॉर्पोरेट्स क्या करते हैं, पहले कॉम्पिटिशन को किल करते हैं, पहले पूरा मार्केट अपने पास खींचते हैं और जब उनकी मोनोपोली हो जाती है उसके बाद मन मांगे दाम पे अपने सामान बेचते हैं। तो बेसिकली अगर अमूल यहां पे तमिलनाडु के मिल्क शेड के मिल्क प्रोड्यूसर्स को एक अल्टरनेटिव दे रहा है तो उसको रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना चाहिए, चीजों को मोनोपोलाइज करने वाली टेंडेंसी नहीं रखनी चाहिए। तो स्टालिन साहब का ये बोल देना कि नहीं भाई आविन के मिल्क शेड से अमूल मिल्क ना खरीदे, ये भी गलत है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अमूल को भी इस बात को इंश्योर करना चाहिए कि अगर वो आविन के मिल्क शेड से मिल्क खरीद रहा है तो लॉन्गर टर्म में वो फार्मर्स के लिए चीजों को सस्टेनेबल रखे, कल की डेट में मार्केट को अपनी डोमिनेंट पोजीशन के चलते मोनोपोलाइज ना करे, अमूल कहीं मोनोपोलाइज ही ना कर जाए। इसीलिए यहां पे पॉलिटिशियंस अलग अलग राज्यों के डर रहे हैं। अब यहां पे ऑपरेशन व्हाइट फ्लड की कंडीशंस को वायलेट कर रहा है अमूल, ऐसा कुछ भी स्टालिन साहब ने बोला है। तो ऑपरेशन व्हाइट फ्लड क्या था? ऑपरेशन फ्लड क्या था? ये व्हाइट रेवोल्यूशन लेके आया था, एक नेशनल मिल्क ग्रिड बनाने की बात कर रहा था ताकि इंडिया में जितने भी मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं उनको कंज्यूमर्स के साथ जोड़ा जा सके 700 टाउन्स में, सिटीज में। और मिल्क के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी मिडिलमैन इन्वॉल्व थे इनको हटाया जाए। मिडिलमैन को कैसे हटाया जाएगा? तो भाई कोऑपरेटिव्स बना के, विलेज के लेवल पे आप कोऑपरेटिव्स बनाओ। तो एक पर्टिकुलर विलेज के अंदर जो रहने वाले जितने भी मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं वो अपने विलेज के मिल्क कोऑपरेटिव को अपना मिल्क बेच देंगे और वो मिल्क कोऑपरेटिव इन इट्स टर्न किसी बड़े गुजरात कोऑपरेशन मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन या तमिलनाडु कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन को अपना मिल्क बेचेगा। तो इससे क्या होगा कि ओवरऑल मिल्क का प्रोडक्शन और उसकी सप्लाई चेन स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। खास बात दोस्तों यहां पे यह है कि इस पर्टिकुलर स्कीम को, ऑपरेशन फ्लड को या फिर कह लीजिए व्हाइट रेवोल्यूशन को, इसलिए शुरू किया गया था ताकि इंडिया को मिल्क में एक सेल्फ डिपेंडेंट नेशन बनाया जा सके। लेकिन ये इतना सक्सेसफुल हुआ है कि आज की डेट में दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर मिल्क का इंडिया है। और इंडिया के अंदर डॉक्टर वर्गीज कुरियन को फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन कहा जाता है। 1964 से 65 में इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है ना, जहां पे ओवरऑल कैटल ओनर्स को एक पैकेज ऑफ इंप्रूव्ड एनिमल हस्बेंड्री की एवेन्यूज अवेलेबल करवाए गए। बाद में जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड था इसने एक नया प्रोग्राम शुरू किया, ऑपरेशन फ्लड, ताकि ओवरऑल व्हाइट रेवोल्यूशन की स्पीड को इंडिया के अंदर बढ़ाया जा सके। इसके 3 फेजेस थे, फेज 1, फेज 2, फेज 3। ये पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, उसको पढ़ लीजिएगा, बहुत सिंपल है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगली न्यूज क्या है? अमिट सेंटर्स तमिल आउटरीच हिस्टोरिकल क्लेम्स अंडर स्कैनर। अब यहां पे क्या बोला जा रहा है? अभी रिसेंटली केंद्र की सरकार ने डिसीजन लिया कि एक सेंगोल जो कि एक सेप्टर है, पहले ये इलाहाबाद के म्यूजियम में रखा हुआ था। चोला के पीरियड के समय पे जो ट्रेडिशन था कि हाँ भाई सेप्टर हैंडओवर करके आप पावर को हैंडओवर करते थे, ये पावर हैंडओवर का एक मार्क था। इस पर्टिकुलर सेप्टर को नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग में लोकसभा में स्पीकर की कुर्सी के पास रखा जा रहा है। तो बेसिकली यहां पे पॉलिटिशियंस पॉलिटिकल एक अप्रोच दिखाने की बात की जा रही है बहुत सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा। बहुत सारे एक्सपर्ट्स और जो रूलिंग कंपनसेशन के क्रिटिक्स हैं उनका यह बोलना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी तमिलनाडु में बीजेपी की बेस को स्ट्रांग करने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि लोकसभा इलेक्शंस आने वाले हैं तो बीजेपी चाहती है कि वो तमिलनाडु के अंदर से कुछ सीटें जीते। फिर अब ये तो मतलब आपकी बात हो गई सेंगोल की। सेंगोल के बारे में जो भी फैक्ट्स हैं वो सही हैं, मैं अलग से एक पर्टिकुलर वीडियो बना चुका हूं, आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके देखिए। अब यहां पे दूसरा पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है
कि पिछले नवंबर में केंद्र की सरकार ने एक महीने लंबा काशी तमिल संगमम ऑर्गेनाइज किया था वाराणसी में। वाराणसी मोदी जी की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है। यह संगमम एम्फेसाइज करता था कल्चरल ट्राइज बिटवीन एंशिएंट होली सिटी इन द नॉर्थ इंडिया एंड द साउदर्न स्टेट। तो बेसिकली लॉस्ट तमिल कनेक्ट को बनाने की कोशिश की जा रही थी गुजरात के बीच में और तमिलनाडु के बीच में भी। और इस रिस्पेक्ट में अभी केंद्र की सरकार एक केदारनाथ तमिल संगमम प्लान कर रही है। तो बेसिकली इन सारे संगमम्स के थ्रू जो डोमिनेंट आप कह लो तमिल आइडियोलॉजी है ना, जो द्रविडियन आइडियोलॉजी है, द्रविडियन आइडियोलॉजी किस प्रकार से चीजों को देखती है कि द्रविडियन मतलब साउथ इंडिया में रहने वाले लोगों की जो रेस है वो नॉर्थ इंडिया की लोगों की रेस से अलग है। तो दोनों लोग अलग हैं, लेकिन इस समय की रूलिंग कंपनसेशन की जो अप्रोच है वो ये है कि लोगों के दिमाग में जो नेशन है कि जो दोनों रेसेस अलग हैं, इस नोशन को यहां पे हटाया जाए। और यही चीज तमिलनाडु के पॉलिटिशियंस को पसंद आती नहीं। इसी पर्टिकुलर तमिल आइडियोलॉजी और द्रविडियन आइडियोलॉजी के चलते रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज ही फल फूल रही हैं तमिलनाडु के अंदर। बाहर की पॉलिटिकल पार्टीज जैसे कि कांग्रेस का तो खैर शुरू में राज था, बीजेपी एंट्री नहीं मार रही तमिलनाडु के अंदर। तो इसी नैरेटिव को, द्रविडियन आइडियोलॉजी को अलग अलग तरीके से काउंटर करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। और ऑब्वियस बात है ये तमिलनाडु के अंदर लोगों को पसंद नहीं आएगा। अब इस पूरी ओवरऑल अप्रोच में एक चीज है कि सौराष्ट्र तमिल संगमम के समय पे यह बताया गया कि जब इस्लामिक रेडिकल्स का इंडिया के अंदर अटैक हुआ तो नॉर्थ इंडिया से, खासकर सोमनाथ के पास से बहुत सारे लोग साउथ इंडिया में जाके सेटल हो गए। सोमनाथ टेम्पल को आके डिस्ट्रॉय किया था एक इस्लामिक अटैकर ने। कौन था नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। तो बेसिकली बहुत बड़ी तादाद में लोग भाग के गुजरात से तमिलनाडु में आके सेटल हो गए। तो तमिलनाडु में आज के जो रहने वाले लोग हैं उनका एक्चुअली ओरिजिन गुजरात और नॉर्थ इंडिया के दूसरे हिस्सों से। तो बेसिकली ये जो द्रविडियन आइडियोलॉजी है कि तमिल रेस के लोग अलग और नॉर्थ इंडिया रेस के लोग अलग, वो आर्यन हो गए, ये आइडियोलॉजी ही गलत है। ऐसा कुछ यहां पे ओवरऑल इन तमिल संगमम्स के थ्रू बताने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स का बोलना है कि हमें कोई रिकॉर्डेड प्रूफ नहीं मिलता कि सच में कभी ऐसा हुआ था क्या कि एक इस्लामिक एग्रेसर के चलते लोग सोमनाथ से भाग के साउथ इंडिया में आए। तो अब इस बात को लेकर बहस चल रही, थोड़ा पॉलिटिकल आर्टिकल है। मुद्दा क्या है वो मैंने आपको बता दिया, उसके बाद आप अपनी पॉलिटिकल अप्रोच के हिसाब से इसको डेसिफर कर सकते हो। नेक्स्ट, प्रमीत सूद टेक्स ओवर एज सीबीआई डायरेक्टर। तो एक छोटी सी न्यूज है, ये तो एक्चुअली वन लाइनर न्यूज है। यूपीएससी में तो सिलेंडर कोई सवाल नहीं आएगा, बट डेफिनेटली जो वन लाइनर टाइप के पीसीएस एग्जाम है वो जरूर पूछा जा सकता है। तो प्रवीण सूद जो कि फॉर्मर कर्नाटका के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, ये बन गए सीबीआई के डायरेक्टर। 1986 के बैच के इंडियन पुलिस सर्विस के ऑफिसर हैं, कर्नाटका कैडर है इनका, ठीक है ना भाई। इंपॉर्टेंट पोजीशंस इन्होंने पिछले 37 साल में होल्ड की हैं। बहुत यंग में ये बन गए होंगे। अब चूंकि ये रिटायर होंगे 60 पे, लेकिन 61 तक रहेंगे चूंकि 59 ईयर्स की एज पे ये बन रहे हैं आपके सीबीआई के डायरेक्टर। मतलब 22 साल या 21 साल की उम्र पे ही आईपीएस बन गए होंगे। तो अपने आप में आप कह सकते हो कि बहुत यंग पे आईपीएस बन गए, इसलिए आज की डेट में सीबीआई के हेड बन रहे हैं। पहले सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस रह चुके हैं बल्लारी रायचूर के, फिर एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक बेंगलुरु सिटी के रह चुके हैं, पुलिस कमिश्नर मैसूरू बेंगलुरु के रह चुके हैं, एडवाइजर भी रह चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ मॉरिशस के, ठीक है भाई। फिर आगे, फूड ग्रेन्स ऑयल सीड हार्वेस्ट विल ब्रेक रिकॉर्ड सेल्स सेंटर। यहां पे क्या बोला जा रहा है, अब केंद्र की सरकार यहां पे एस्टिमेट कर रही कि रिकॉर्ड प्रोडक्शन होने वाला है इंडिया के अंदर पैडी का, व्हीट का, मेज का, सोयाबीन का, रेपसीड का, मस्टर्ड का, शुगर केन का। ये कब पता चला? थर्ड एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेजर क्रॉप्स, ये एस्टिमेट रिलीज किया गया यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा। तो यहां पे क्या बताया जा रहा है? तो बेसिकली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर साहब ने बोला है कि इंडिया अचीव करेगा फूड ग्रेन प्रोडक्शन ऑफ 3,305.34 लाख टन्स इन द करंट एग्रीकल्चरल ईयर। ये करंट एग्रीकल्चरल ईयर का कंसेप्ट क्या है ये भी मैं आपको बताता हूं। जो नॉर्मल हमारा फाइनेंशियल ईयर चलता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है, एग्रीकल्चरल ईयर अलग चलता है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि 1,355.42 लाख टन राइस का प्रोडक्शन होगा, 1,127.43 लाख टन व्हीट का प्रोडक्शन होगा, 111.66 लाख टन बाजरा का प्रोडक्शन होगा। बाकी फिगर्स आपके पास यहाँ पे हैं। 2021-22 में जो टोटल प्रोडक्शन था राइस का वो था 1,294.71 लाख टन, और इस बार कितना हो रहा है? 1,355। उसी हिसाब से अगर वीट का देखो तो वो था 1,077, इस बार वीट का कितना हो रहा है? 1,127। तो मतलब क्वांटिटी यहां पे आपको बढ़ी हुई नजर आ रही है। जो टोटल प्रोडक्शन है फूड ग्रेन का वो ओवरऑल 2022-23 में 21-22 से कंपैरिजन में 149.18 लाख टन ज्यादा होगा, ठीक है। फिर ओवरऑल पल्सेस वाइज कितना प्रोडक्शन हो रहा है यहां पे दिख रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो
जो मूंग का प्रोडक्शन है वो पिछले साल 5.74 से ज्यादा है, मतलब एस्टिमेटेड 37.4 लाख टन, जो कि पिछले साल से 5.74 ज्यादा है। राइस का प्रोडक्शन कितना ज्यादा दिख रहा है? 60.71 लाख टन। व्हीट का कितना ज्यादा दिख रहा है? 50.01 लाख टन। उसी प्रकार से सोयाबीन का, रेप सीड का, ये सारे फिगर्स यहाँ पे दे रखे हैं, उतना डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है। फिर प्रोडक्शन की बात की जाए तो कॉटन का प्रोडक्शन 343.47 लाख टन, ओके, और जूट और मीस्टा का 94.94 लाख बेस 180 केजी। तो बेसिकली यहां पे दोस्तों आपको याद क्या रखना है, नोट्स के पर्सपेक्टिव से क्या होगा। इस तरीके की चीजों में लोग मुझसे अक्सर को पूछते हैं कि सर नोट्स में हम क्या लिखें, तो नोट्स में बेसिकली आप ये लिख लीजिए। देखिए वैसे तो मैं बोलूंगा कि अभी आप इस चीज का नोट मत बनाओ, अगर अगले 1 महीने में या 2 महीने में किसी का मेंस का एग्जाम आ रहा है या कोई सब्जेक्टिव एग्जाम आ रहा है, तो वो इस पर्टिकुलर फिगर में जरूर नोट में लिख सकता है कि हाँ भाई टोटल 3305.34 लाख टन का एडवांस एस्टिमेट है, थर्ड नेशनल एडवांस एस्टिमेट्स 2022-23 की एग्रीकल्चर साइकिल में प्रोडक्शन का, जो कि पिछले साल से इतनी ज्यादा होगी। और फिर राइस की 1355, वीट की 1127, कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स को अपने नोट्स में बना लीजिए। सब तो अब देखिए, अब सारे क्रॉप्स का तो आप प्रोडक्शन लिखते नहीं बैठोगे ना, और ऑब्वियसली बात है जो मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए जरूर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मेंस का एग्जाम अगले 3 महीनों में है। आप एग्जाम्स के हिसाब से इस प्रकार के नोट्स को बनाया करिए। जो एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो ना, अगर वो एग्जाम अगले 2-3 महीने में है तो ये पर्टिकुलर फिगर आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट अगले एग्जाम 5-6 महीने 7-8 महीने बाद है तो अब क्या है, ये तो थर्ड नेशनल एडवांस एस्टिमेट है। अब क्या है, अगर इस बार के एग्रीकल्चरल ईयर की आप बात करो तो जुलाई से जून है, जैसे जून खत्म होगा और जुलाई का पहला महीना आएगा तो उस समय पे नए फिगर्स आ जाएंगे इन प्रोडक्शन के, तो फिर वो नए फिगर्स आपको अपडेट करने पड़ेंगे, क्योंकि ये तो थर्ड नेशनल एडवांस एस्टिमेट्स है ना। तो अभी आप एस्टिमेट्स का नोट्स बना लोगे, फिर मेन फिगर आएंगे उनके नोट्स बनाओगे, तो दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहां पे आपको टाइम का एक हिसाब लेके चलना पड़ेगा। तो चूंकि अभी के लिए मई चल रहा है और अभी जून आ जाएगा, तो जैसे ही जुलाई आएगा नेक्स्ट, मतलब मैं जुलाई 2023 की बात कर रहा हूं, हो सकता है नए एस्टिमेट्स आ जाए। तो नए एस्टिमेट्स आ जाएंगे तो वो ऑब्वियसली बात है, हो सकता है आपके इस बार के मेंस के लिए इंपॉर्टेंट ना हो, नहीं होंगे, समझ गए। तो इस हिसाब से, लेकिन कोई अब किसी के स्टेट में पीसीएस का एग्जाम अगले 1-2 महीनों में है तो जरूर आप इस बात का नोट्स बना लो। बेसिकली मैं इसीलिए बोलता हूं आपको नोट्स को भी स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। आप हर चीज को अपने नोट में नहीं लिख सकते, क्योंकि हर चीज को नोट में लिखोगे तो लॉन्ग टर्म में आपके लिए कंफ्यूजन हो जाएगा। फिर खरीफ की खेती, राबी की खेती कौन कौन से सीजन में होती है ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। फिर इन दोनों सीजन के बीच में जायद की खेती होती है। आगे चलते हैं। 2 more चीता कप्स डाई एट कूनो पार्क 1 एनुअल। देखिए चीता कप्स की बात की जाए तो यहां पे आपको पता होना चाहिए दोस्तों, प्रोजेक्ट चीता के अंदर साउथ अफ्रीका से और नामीबिया से टोटल 20 चीताओं को, अफ्रीकन चीताओं को इंडिया के अंदर लेके आया गया। एशियाटिक चीतास की बात की जाए तो दुनिया में ज्यादा एशियाटिक चीतास बचे नहीं, ईरान में थोड़े बहुत बचे हैं, लेकिन 7000 अफ्रीकन चीता हैं। तो ये चीता इंडिया के अंदर लेके आए गए साउथ अफ्रीका से और नामीबिया से। टोटल 20 चीता लेके आए गए, 8 अफ्रीकन चीता नामीबिया से लेके आए गए और उनको मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखा गया। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे बनता है कि भाई कूनो नेशनल पार्क में ही क्यों इन चीताओं को रखा जा रहा है, खासकर तब जब इनकी मृत्यु हो रही है वहां पे। तो देखिए जो आप कह लो चीता हैं और जो एशियाटिक लॉयंस हैं, ये सेम हैबिटेट शेयर करते हैं, सेमी एरिड ग्रासलैंड्स का। तो बेसिकली गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में बेसिकली अभी ये जो कूनो है श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पर रेनफॉल, टेम्परेचर, एल्टीट्यूड कुछ इस प्रकार का है जिस प्रकार का टेम्परेचर साउथ अफ्रीका और नामीबिया के उन इलाकों में पाया जाता है जहां से इन चीता को लेके आया गया है। प्लस ओवरऑल कूनो नेशनल पार्क में ठीक ठाक अमाउंट में पीफॉल, वाइल्ड पिग, गजेल, लंगूर, चीतर हैं। तो ऑब्वियसली बात है इन लियोपार्ड्स को खाने के लिए भी वहां पे बहुत कुछ अवेलेबल है। तो चीता डेथ देखी जाए तो 27 मार्च को डेथ हुई शासा की, किडनी एलिमेंट चलते। 23 अप्रैल को डेथ हुई उदय की, कार्डियोपल्मोनरी फेवर। दक्षा की डेथ हुई 9 मई को, फॉर्म ऑफ वायलेंट इंट्रोडक्शन से इंजरी लगी। और 3 कप्स ज्वाइन टू ज्वाला, ये भी इस समय पे काफी बीमार चल रहे हैं। तो 2 और चीता कप्स अभी के लिए खत्म हो चुके हैं और 1 कब अगर आप देखो तो ट्यूसडे को मरा। एक्सट्रीम हीट और लैक ऑफ एडिक्वेट न्यूट्रिशन बताया जा रहा है मौत की वजह इन पर्टिकुलर कब्स की। ओके तो चीता रिइंट्रोडक्शन प्लान में ये प्रॉब्लम अभी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स को देखने को मिल रही है। 3 एडल्ट चीता मर चुके हैं
और ओवरऑल 2 कब्स के मरने की खबर यहां पे निकल के आ चुकी है। वजह यह बताई जा रही है कि भाई 46 से 47 डिग्री सेल्सियस इस समय पे टेम्परेचर चल रहा है और ओवरऑल ये जो चीता कब्स है ये पूरी तरीके से सिर्फ अपनी मां के ऊपर डिपेंडेंट थे न्यूट्रिशन के लिए, और इनकी मां एक्चुअली में उतनी एक्सपीरियंस नहीं थी न्यूट्रिशन देने में, ऐसा भी एक रीजन हो सकता है। तो बेसिकली 2 कब्स को मां से अलग करके उनको, तीनों कब्स को एक्चुअली मां से अलग किया गया और उनका काफी ध्यान रखा जा रहा था, लेकिन 2 की तो मृत्यु हो गई और एक अभी के लिए जिंदा है, उसको ध्यान देने की कोशिश की जा रही है। लेट्स सी यहां पे क्या निकल के आता है। ओवरऑल कुछ एक्सपर्ट्स का बोलना है कि ओवरऑल इन चीता के अंदर मोर्टिलिटी रेट वैसे भी ज्यादा होता है। जो चीता के कब्स होते हैं ना, इनका सर्वाइवल रेट होता है 10%, ठीक है ना भाई। तो इनका सर्वाइवल रेट 10% है, इनका मोर्टिलिटी रेट भी लगभग उतना ही है। तो बेसिकली चीता में नेचुरली हाई मोर्टिलिटी रेट है। बिग कैट्स में चीता वन ऑफ द वीकेस्ट होता है और बर्थ और डेथ नेचर का नियम है। इनकी डेथ्स के ऊपर इतना ध्यान इसलिए जा रहा है दोस्तों, चूंकि एक्चुअली में 1952 में इंडिया के अंदर से जो एशियाटिक चीता हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो जो थोड़े बहुत चीता हम बाहर से लेके आ रहे हैं, अगर वो मरने शुरू हो जाएंगे तो डेफिनेटली लोग यहां पे थोड़े कंसर्न हो जाएंगे। तो वही कंसर्न यहां पे दिखाने की कोशिश की जा रही है। ओके, आगे आने वाले समय में क्या होगा वो बताएंगे। अब देखिए, चूंकि यहां पे चीताओं की मौत हो रही है तो सरकार एक्शन में आ गई। सरकार ने एक नई कमेटी बना दी है टू कीप वॉच ऑन चीता प्रोडक्ट। तो जो ये 3 चीताओं कबों की मृत्यु हो गई, 2 और 1 की, तो उस कंटेक्स्ट के बाद से एक नई स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं जो कि ओवरसी करेंगे इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट चीता को। ठीक है भाई। ये जो कब्स हैं वो एक नामीबियन चीता से पैदा हुए थे कूनो नेशनल पार्क में मार्च 2023 में। तो ये जो 11 मेंबर की चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी बनाई जा रही है, इसको लीड करेंगे राजेश गोपाल, जो कि सेक्रेटरी जनरल है ग्लोबल टाइगर फोरम के और फॉर्मरली इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के साथ एसोसिएटेड थे, प्रोजेक्ट टाइगर के साथ लंबे समय से एसोसिएटेड रहे। उसके साथ साथ देखिए, तो इस कमेटी का जो मैंडेट होगा, इट इज टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम एंड एडवाइज द मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी टू डिसाइड ऑन ओपनिंग अप ऑफ चीता हैबिटेट फॉर इको टूरिज्म एंड सजेस्ट रेगुलेशन इन दिस रिजॉर्ट एंड सजेस्ट वेज टू इन्वॉल्व द लोकल कम्युनिटी इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एक्टिविटी। ठीक है भाई, ये कमेटी 2 साल के लिए बनी रहेगी। ओवरऑल इसकी एक मीटिंग हर महीने होगी। फील्ड विजिट्स कंडक्ट कराई जाएंगी कूनो नेशनल पार्क में। जो मेंबर्स हैं उसमें होंगे साइंटिस्ट फ्रॉम द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून, कुछ एक्सपर्ट्स होंगे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के और मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के। कमेटी में इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी हैं, जैसे कि एड्रियान टॉर्डेफे हैं, वेटनरी वाइल्ड लाइफ स्पेशलिस्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका। फिर लॉरी मार्कर हैं, चीता कंजर्वेशन फंड नामीबिया के एंड्रयू जॉन फ्रेजर हैं। फार्म ओलिविनिया बॉश साउथ अफ्रीका के विंसेंट वन डे मेरवर हैं, जो कि मैनेजर हैं चीता मेटा पॉपुलेशन प्रोजेक्ट के। तो बहुत सारे इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं, इंडियन एक्सपर्ट्स हैं, जो कि इस 11 मेंबर की कमेटी में बैठे हैं, जो कि इस बात पर डिसाइड करेगी कि चीता एक्चुअली में मर क्यों रहे हैं। ठीक है भाई, आगे बांग्लादेश के अंदर इलेक्शंस आ रहे हैं। अब बांग्लादेश के इलेक्शंस में कुछ अनफेयर चीजें हो रही हैं, ऐसा यूएस की सरकार को लगता है। तो यूएस की सरकार ने एक नई वीजा पॉलिसी निकाली और उस वीजा पॉलिसी में बोला कि बांग्लादेश के इलेक्शंस के अंदर जो भी सीनियर गवर्नमेंट मिनिस्टर्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो भी प्रो गवर्नमेंट और अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स हैं, जो भी लॉ एनफोर्समेंट के मेंबर्स हैं, जुडिशरी सिक्योरिटी सर्विसेज के मेंबर्स हैं, जो भी किसी भी प्रकार की घपलेबाजी कर रहे हैं बांग्लादेश के इलेक्शंस में, उनको हम यूएस का वीजा नहीं देंगे, डिनाई कर देंगे। तो बांग्लादेश के इलेक्शंस में जो फेयर तरीके से काम नहीं कर रहा है उसको यूएस का वीजा नहीं दिया जाएगा। अब इस बात को लेकर बांग्लादेश में थोड़ी लोकल पॉलिटिक्स तो होगी, इलेक्शन का माहौल है, तो लोग बोलेंगे कि भाई ये बाहर की कंट्री हमको कैसे धमका रही है। तो जो डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर है शहरियार आलम बांग्लादेश के, उन्होंने बोला है कि जो वीजा पॉलिसी है यूएस की वो ढाका को बॉर्डर नहीं करती, मतलब तुमको जो वीजा पॉलिसी बनाती है बनाने दो, हम तो भाई अपने हिसाब से अपने इलेक्शंस कंडक्ट करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, बांग्लादेश ओवरऑल अपने इंटरनल रिलेशन में किसी एक्सटर्नल पार्टी का इंटरफेरेंस नहीं मतलब मानेगा। चूंकि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन ने अनाउंस किया था कि बांग्लादेशी गवर्नमेंट के सेक्शन के बहुत सारे लोग ओवरऑल इन इलेक्शंस में कुछ गड़बड़ चीजें कर रहे हैं, तो उनको हम यूएस वीजा नहीं देंगे। तो इसके रिस्पांस में शहरियार आलम साहब ने यहां पे एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट दिया है कि अमेरिकन मेजर डज नॉट बॉर्डर द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश अपने हिसाब से काम करेगी। ठीक है ना। जो यूएस एम्बेसडर हैं ढाका में पीटर हास, ये भी लगातार न्यूज में आते रहे, बार बार ये बोलते हैं कि फ्री और फेयर इलेक्शंस होनी चाहिए बांग्लादेश के अंदर। यूएस की ओवरऑल सरकार भी यहाँ पे स्टेटमेंट इशू कर रही है कि हम तुमको वीजा नहीं देंगे जो गड़बड़ करेगा। बांग्लादेश ने बोला हम इलेक्शंस अपने हिसाब से करेंगे। अब कौन गड़बड़ कर रहा है कौन नहीं गड़बड़ कर रहा है उसमें नहीं जाते हैं। इलेक्शंस कभी काफी लंबे समय मतलब अभी तक चलेंगे और 1-2 महीने में जब भी रिजल्ट आएगा तब उसके बारे में बात करेंगे।
फिर वैगनर सेज इट इज हैंडिंग ओवर बाखमुत टू रशियन आर्मी। भाई एक बहुत बड़ा विन मिला है यहाँ पे रशिया को। बाखमुत नाज का जो शहर है जहां पे लंबे समय से महीनों से लड़ाई चल रही है, उसको जीत लिया है यहाँ पे रशिया ने। और रशियन मर्सिनरी ग्रुप वागनर ने बोला है ये पूरा बाखमुत जीत चुके हैं और बाखमुत को अब ये रशियन मिलिट्री को हैंड ओवर कर देंगे। तो जो भी यहाँ पे आर्म्स, एम्यूनिशन, टैंक्स वगैरह हैं वहां पे रशियन मिलिट्री आके मैन करेगी। बाखमुत एक प्राइवेट मिलिट्री कॉर्पोरेशन है। अब खास बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि यूक्रेन ने बोला है कि नहीं भाई हम लड़ रहे हैं। अब वैसे मैं बता दूं यूक्रेन कह रहा है कि एक माइक्रो डिस्ट्रिक्ट इस रियून्ड बाखमुत सिटी के उनके पास भी है और वो उसके फ्लैंक्स पे एडवांस कर रहे हैं, मतलब बाकी इलाके पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। बट यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि बाखमुत का बैटल जो कि पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से चल रहा है, इसको यहाँ पे रशिया ने जीत लिया है। ओवरऑल 10,000 प्रिजनर्स जो कि इस वैगनर प्राइवेट मिलिट्री कॉर्पोरेशन के लिए हायर किए गए थे, उनकी यहाँ पे मौत भी हो चुकी है। और जो वैगनर के चीफ हैं वो ये बोल रहे हैं कि हम बाखमुत के कंट्रोल को रशियन मिलिट्री को दे रहे हैं। तो कुल मिला के यूक्रेन ये जो पिछले कई महीनों से एजेंडा लेके चल रहा है, और वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने जो ओपनली अनाउंस किया था कि बाखमुत तो हम ही जीत के रहेंगे, हम घुसने नहीं देंगे यहाँ पे रशिया को, एक्चुअली में इसमें कुछ ज्यादा हो नहीं पाया है। जीता यहाँ पे रशिया ही है। बाखमुत का कंट्रोल ऑलमोस्ट रशिया के पास जा चुका है। इनफैक्ट रशिया की जो मिलिट्री फाइटिंग कैपेबिलिटीज है वो भी रिसेंटली काफी बढ़ी है। अब इस रिस्पेक्ट में दोस्तों आज एक एडिटोरियल आर्टिकल भी है इस बाखमुत से रिलेटेड। इस एडिटोरियल आर्टिकल में देखिए क्या बताया जा रहा है। पिछले साल दिसंबर में 2022 में यूएस कांग्रेस में बोलते हुए यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने बोला था कि बाखमुत का बैटल ऑफ सारातोगा के बराबर है। बैटल ऑफ सारातोगा में अमेरिकन रेवोल्यूशनरीज ने ब्रिटिशर्स को हराया था अक्टूबर 1777 में। तो बेसिकली बाखमुत का बैटल इस रशिया यूक्रेन वॉर की ट्रेजेक्टरी को बदल देगा, ऐसा कुछ वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने बोला था। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने बोला था कि हम इंडिपेंडेंस पा लेंगे और हम अपनी फ्रीडम पा लेंगे इस बाखमुत के बैटल से। लेकिन ओवरऑल अब आ चुके हैं मई 2023 में, लगभग 5 से 6 महीने बीत चुके हैं और बाखमुत यूक्रेन के हाथ में नहीं है। 10 महीनों की लड़ाई के बाद रशिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अनाउंस किया कि बेसिकली ये बाखमुत रीजन रशिया के पास आ चुका है। यूक्रेन बोल रहा है कि छोटा मोटा इलाका हमारे पास है, मतलब टेक्निकली ये खबर सही है कि बाखमुत पूरा रशिया कब्जा चुका है। तो बेसिकली यहां पे कुछ चीजें निकल के आ रही हैं। शुरू में जब रशिया मतलब पुतिन के रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया 24 फरवरी 2022 को, इनको कुछ मिलिट्री सेटबैक्स मिले, कुछ चीजें जीतने को मिली। लेकिन बाखमुत की लड़ाई पे रशियन फोर्सेस ने, इस प्राइवेट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन वैगनर ने अपने आप में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैपेबिलिटीज को दिखाया है, एक डिसिप्लिनरी प्रोसीजर को दिखाया। ओवरऑल एक मेजर काउंटर ऑफेंसिव जो यूक्रेन प्लान कर रहा था और उसने किया भी, उसको सिस्टमैटिकली यहां पे डिफीट किया। तो कहीं ना कहीं रशियन फोर्सेस ने अपने आप को बहुत प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करके इस बाखमुत को जीता। ऐसा नहीं है कि यूक्रेनियंस इसको आगे कब्जा नहीं पाएंगे, यूक्रेनियंस कब्जा पाएंगे। यूक्रेनियंस को इस समय पे वेस्टर्न कंट्रीज से कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री सप्लाईज मिली है, जिसको डेफिनेटली वो लोग ग्राउंड लेवल पे डिप्लॉय करेंगे ही करेंगे। बट अभी के लिए अगर आप देखो तो ओवरऑल बाखमुत जा चुका है किसके पास? रशिया के पास। यूक्रेनियन ट्रूप्स के पास एडवांस वेपन है। आगे आने वाले समय में यूक्रेनियन ट्रूप्स बहुत कोऑर्डिनेटेड तरीके से अपने काउंटर ऑफेंसिव को लॉन्च करेंगे। भले ही बाखमुत की लड़ाई में वैगनर ग्रुप जो प्राइवेट मिलिट्री कॉर्पोरेशन है, इसके बहुत से सोल्जर्स की जान गई है, बट डेफिनेटली दोस्तों इस बाखमुत के होने से डोनेट्स्क रीजन के बाकी इलाकों पे ओवरऑल काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च करने की जो रशिया की कैपेबिलिटी है वो अभी के लिए बढ़ चुकी है। तो ये यहां पे बताया जा रहा है। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं। अपना अगला जो करंट अफेयर्स का आर्टिकल रह गया था वो था चाइनीज हैकर्स अटैकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वांट्स यूएसए। तो भैया स्टेट स्पॉन्सर्ड चाइनीज हैकर्स ने क्रिटिकल यूएस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर साइबर अटैक किया है। वॉशिंगटन में वेस्टर्न एलाइज के ऊपर साइबर अटैक किया है, ऐसा बोला माइक्रोसॉफ्ट ने। तो माइक्रोसॉफ्ट, वेस्टर्न एलाइज और जो यूएस की सरकार है वो बोल रही है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड चाइनीज हैकर्स ओवरऑल अमेरिकन एसेट्स के ऊपर साइबर अटैक कंडक्ट कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने हाईलाइट किया है कि गुआम नाम की एक यूएस टेरिटरी है पैसिफिक ओशन में, जहां पे एक इंपॉर्टेंट मिलिट्री आउटपोस्ट है, यहां पे भी साइबर मैलिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट की गई है। ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट किया है चाइना स्पॉन्सर्ड एक एक्टर ने जिसका नाम है वोल्ट टाइफून। वोल्ट टाइफून मिड 2021 से इन्वॉल्व है लॉन्ग टर्म एस्पियोनियाज में। ये यूएस को हैम्पर करने की बात करता है, रीजन में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाने की बात करता है। माइक्रोसॉफ्ट ने एसेस किया है मॉडरेट कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ कि ये जो वोल्ट टाइफून है
ये बेसिकली एक कैंपेन है ऑफ परसुइंग डेवलपमेंट ऑफ कैपेबिलिटीज दैट कुड डिसरप्ट क्रिटिकल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बिटवीन यूएस एंड एशिया। तो कल की डेट में यूएस और एशिया के बीच में जो कम्युनिकेशन है, जो कोऑर्डिनेशन है, अगर कोई रीजनल वॉर छिड़ जाता है तो उस कम्युनिकेशन और उस कोऑर्डिनेशन को तोड़ा जा सकता है, और इसकी तैयारी कर रहा है ये वोल्ट टाइफून। तो जब वॉर होगा दोस्तों, जब एक्चुअली में मिलिट्री आमने सामने लड़ रही होंगी, तो वॉर सिर्फ मिलिट्रीज का नहीं होगा, इस पर्टिकुलर वॉर के अंदर हर प्रकार का वॉर होगा जिसमें साइबर वॉर भी इन्वॉल्व होगा। तो साइबर वॉर के समय पे कम्युनिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, यूटिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन, मैरीटाइम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सारे डोमेन्स में साइबर कैपेबिलिटीज के थ्रू सामने वाले को निरस्त करने की कोशिश करेगा हर प्लेयर। और इसकी प्रैक्टिस यहाँ पे चाइना कर रहा है वोल्ट टाइफून के थ्रू, ऐसा माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पे बोल दिया। ऑब्वियसली बात है, चाइना इन एलिगेशंस को डिनाई करेगा। माइक्रोसॉफ्ट और यूएस ने तो ये वार्निंग भी इशू की कि जो भी इनके एलाइज हैं, जैसे न्यूजीलैंड हो गया, यूके हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन सब में भी इस प्रकार के अटैक्स हो सकते हैं। चाइना बोल रहा है कि ये सारी बकवास बातें। चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री की जो स्पोक्स पर्सन है माओनिंग, इन्होंने बोला है कि यूएस और वेस्टर्न एलाइज इनके खिलाफ प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं। ये जो 5 आइज नेटवर्क है, यूएस का सारा बवाल यही करता है, सारी स्नूपिंग यही करता है। ओवरऑल साइबर फील्ड में सबसे बड़ा हैकर यूएस है, लेकिन ये गलत तरीके से चाइना के ऊपर इल्जाम लगाते रहते हैं। चाइना एक बड़ी रिस्पॉन्सिबल पावर है। इस प्रकार की बकवास चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन कर रहे हैं, स्पोक्स वुमेन कर रही है, सॉरी, मतलब जो वुमेन एंथुसियास्ट है, नाराज मत होइएगा। चलिए आगे चलते हैं एडिटोरियल एनालिसिस पे। एक एडिटोरियल एनालिसिस है लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, द इनॉग्रेशन ऑफ पार्लियामेंट बिल्डिंग। अब इसमें कुछ बहुत खास है नहीं दोस्तों। एडिटोरियल्स में काफी बार कई इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं छपते। आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल छपा, वो मैं थोड़ी देर में आपके साथ डिस्कस करता हूं। ऑर्डिनेंस मेकिंग को लेकर उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे आपको, लीगल पॉइंट्स। तो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का इनॉग्रेशन होना था 28 मई को ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल यूनिटी। अपोजिशन पार्टीज ने बोला कि हम इसको यहाँ पे बॉयकॉट कर देंगे। तो एक ऐसा समय जब सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर यहाँ पे एक दूसरे के साथ इंगेज करना चाहिए था, यहाँ पे बॉयकॉट खेला जा रहा है। एक्रिमोनी का यहाँ पे पूरा का पूरा एपिसोड देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। बीजेपी, अब ये जैसे तो मैं सारे इसमें पॉइंट्स आपको पहले बता चुका हूं। बीजेपी बोल रहा है कि जब पार्लियामेंट की एनेक्स बिल्डिंग को 24 अक्टूबर 1975 को इंदिरा गांधी इनॉग्रेट कर सकती हैं, राजीव गांधी पार्लियामेंट लाइब्रेरी का फाउंडेशन रख सकते हैं 15 अगस्त 1987 को, तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं इनॉग्रेशन, तो क्या प्रॉब्लम है। अपोजिशन बोल रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने तो फाउंडेशन स्टेन भी रखा था, अब इनॉग्रेशन भी वही कर रहे हैं। अरे एक चीज तो प्रेसिडेंट से करवाइए। तो कुल मिला के डेमोक्रेसी के अंदर ओवरऑल इस प्रकार का बॉयकॉट ठीक नहीं है। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के अपोजिशन में जो पॉइंट भी अपोजिशन यहां पे बोल रहा है उसमें मेरिट है, नो डाउट मेरिट है, बट अपने आप में इसको पूरी तरीके से बॉयकॉट कर देना वो भी सही नहीं है। ये बातें यहां पे बताई जा रही है। एक आर्टिकल इकोनॉमिक्स को लेके है दोस्तों, ये थोड़ा आइडियोलॉजिकल किस्म का आर्टिकल है, इसको आप चाहो तो पढ़ लो, इसमें कुछ भी खास नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है अलग इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बता दूं और आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत काम आ जाएगा। लेकिन इसके बाद का जो आर्टिकल है, एन ऑर्डिनेंस इज कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी एंड स्क्रूटनी, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसमें क्या बताया जा रहा है, 19 मई 2023 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने लेजिस्लेटिव पावर आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस की इस्तेमाल करते हुए प्रोमुलगेट किया द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2023। ये जो पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस था वो सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजमेंट को निगेट कर रहा था, वो जजमेंट जो 11 मई को दिया गया और जिसने सर्विसेज को गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एनसीडीडी के अंदर ले आया। अब यहां पे ओवरऑल ये आर्टिकल काफी बड़ा सा लिखा हुआ दोस्तों, मैं आपको डिटेल में समझाता हूं है क्या सीन। देखिए ओवरऑल अगर आप आर्टिकल 239AA क्लॉज 3 सब क्लॉज ए की बात करो, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है ये, इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली की, उसके पास कॉम्पिटेंस होगी ओवर एंट्रीज इन लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। लिस्ट 2 की एंट्री 1, 2 और 18 एक्सक्लूडेड है, और ऑब्वियसली बात है 1, 2 और 18 में क्या आएगा ये बताना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। 1 के अंदर आता है पब्लिक ऑर्डर, 2 के अंदर आता है पुलिस, एंट्री 18 के अंदर आता है लैंड, तो पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, लैंड। लिस्ट 2 का एंट्री 1, 2 एंड 18 ये नहीं आएगा राज्य की सरकार के अंदर, मतलब गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के अंदर ये चीज नहीं आएगी, बाकी सब आएंगी। अब ये जो सर्विसेज हैं, ये सर्विसेज हैं एंट्री 41, तो एंट्री 41 ऑब्वियसली बात है 1, 2, 18 में एंट्री 41 इन्वॉल्व नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे क्या लॉजिक दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई लिस्ट 2 जो स्टेट लिस्ट है, कौन से शेड्यूल में नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, इसमें 66 एंट्रीज हैं,
इन 66 एंट्रीज में गवर्नमेंट ऑफ एनसीटीडी की एग्जीक्यूटिव पावर भी आती है, लेजिस्लेटिव पावर भी आती है। अब इन 66 एंट्रीज में 63 एंट्रीज तो है राज्य की सरकार के अंदर, 3 नहीं है। कौन कौन सी? 1 to 18। तो बाकी 63 में सर्विसेज वाली एंट्री आ गई, एंट्री 41 आ गई। इसी हिसाब से इंटरप्रेट करते हुए कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 239AA3 क्लॉज ए के हिसाब से ओवरऑल जो सर्विसेज है दिल्ली के अंदर, वो किसके अंदर आ गई? गवर्नमेंट ऑफ एनसीटीडी के अंदर आ गई। मतलब उसके ऊपर कौन लेजिस्लेट करेगा, उसको कौन कंट्रोल करेगा? तो आम आदमी पार्टी की जो इलेक्टेड सरकार है दिल्ली की, वो करेगी। ठीक है, तो कुल मिला के अगर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 239AA क्लॉज 3 सब क्लॉज ए के हिसाब से देखोगे तो जो भी लॉजिक यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो सही दिया है। लेकिन केंद्र की सरकार इस लॉजिक को अलग बता रहा है। केंद्र की सरकार आर्टिकल 123 का इस्तेमाल करके ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेट करके इस बात को बदल रहा है। अब यहां पे कुछ चीजें लीगली सेट नहीं बैठ रही हैं, ऐसा विश्वजीत भट्टाचार्य साहब बोल रहे हैं। ये सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में और फॉर्मर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी है इंडिया के। ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि जो नया ऑर्डिनेंस लाया गया केंद्र की सरकार के द्वारा, ये एंट्री 1, 2 और जो 18 है ना स्टेट लिस्ट की, जो कि गवर्नमेंट ऑफ एनसीटीडी के अंदर नहीं आती, इस 1 to 18 में एंट्री 41 को भी जोड़ दे रहा है। समझ गए? और खास बात यह है कि आर्टिकल 239AA क्लॉज 3 सब क्लॉज ए ओवरऑल ताकत देता है यहां पे केंद्र की सरकार को नियम कानून बनाने की। लेकिन विश्वजीत भट्टाचार्य साहब बोल रहे हैं कि आर्टिकल 239AA क्लॉज 3 सब क्लॉज ए आपको नए नियम कानून, नए लॉज बनाने की ताकत देता है। आपको आर्टिकल 239AA3A को अमेंड करने की ताकत नहीं देता है। अगर आप एंट्री 1 to 18 के साथ एंट्री 41 भी जोड़ देते हो तो ये आप अमेंड कर रहे हो आर्टिकल 239AA क्लॉज 3 सब क्लॉज ए को। आर्टिकल 239AA क्लॉज 3 सब क्लॉज ए आपको नए नियम कानून बनाने की ताकत दे रहा है, खुद से आर्टिकल 239AA को अमेंड करने की ताकत नहीं दे रहा है। तो अगर आपको आर्टिकल 239AA को अमेंड करना है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आना पड़ेगा और वो पार्लियामेंट लेके आती है। और आपको पता है कि ऑर्डिनेंस के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं किया जा सकता। फिर यहां पे एक और आर्टिकल कोट किया जा रहा है, आर्टिकल 239AA7 क्लॉज है। ये बेसिकली उन नियम कानूनों को बनाने की बात करता है जो कि इफेक्ट देंगे और सप्लीमेंट करेंगे प्रोविजंस कंटेन्ड इन वेरियस क्लॉजेस ऑफ आर्टिकल 239AA। तो आर्टिकल 239AA7A और 3A इन दोनों के अंदर नए नियम कानून बनाए जा सकते हैं, बट किसी भी हिसाब से उन नए नियम कानूनों में अमेंडमेंट इंक्लूडेड नहीं है। नए नियम कानून आप एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली के लिए बना सकते हो। अगर आपको आर्टिकल 239AA के किसी भी प्रोविजन में कुछ नए बदलाव करने, कुछ नई चीज जोड़नी, जैसे एंट्री 41 जोड़ना है, तो भैया आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। और आप आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कर सकते। तो जो कुछ भी इस ऑर्डिनेंस के थ्रू केंद्र की सरकार कर रही है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में फेल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल देगा, क्योंकि ऑर्डिनेंस के थ्रू आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड नहीं कर सकते। और अगर आप सर्विसेज में एंट्री 41 ऑफ स्टेट लिस्ट को जोड़ना चाहते हो आर्टिकल 239AA के अंदर, तो आपको उसको अमेंडमेंट करना पड़ेगा। अमेंडमेंट करने की ताकत केवल पार्लियामेंट के पास है। ये सब ऑर्डिनेंस के थ्रू केंद्र की सरकार नहीं कर सकती। तो आपका इसके बारे में क्या राय है दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैंने डिटेल में आपको चीजें समझा दी हैं। तो आई होप लेक्चर आपको इंटरेस्टिंग लगा हो दोस्तों। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस बता सकूं। आई होप चीजें आपको समझ में आती हो। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देके जाएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों से लेक्चर शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना, पढ़ते लिखते रहिए।